हेलो दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जा रहा हूं कार्टून, ध्यान देना। जो कार्टून एक कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। दोनों बुक अपने पास लेके बैठो, कॉपी पेन साथ में लेके चलो, ताकि जो मैं बताऊं आप दोनों लिखते रहो, ठीक है। पहला जो हमारा बुक है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक। समकालीन विश्व में सुरक्षा देखना, कार्टून निकाल लो। पेज नंबर है 17, ये वाला कार्टून, ठीक है। तो 17 का जो है बर्लिन की दीवार, ध्यान देना। बर्लिन की दीवार, ये जो देख रहे हो, जो दीवार पे ये हटा रहे, मतलब छेद कर रहे, एक तरह से गिरा रहे हैं। नीचे देखोगे, इसके नीचे क्या लिखा है? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। अब भाई बर्लिन की दीवार का बनना किस बात का प्रतीक था, इसमें से ये क्वेश्चन पूछता है। उपयुक्त चित्र में कौन सी दीवार है? बर्लिन की दीवार। कहां की? जर्मनी की। आपको ध्यान हो, जब 1945 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध, तो हुआ क्या था? जर्मनी दो भागों में बट गई थी। दो भागों में, क्योंकि एक पूंजीवादी विचारधारा अपना, एक समाजवादी, इस वजह से जर्मनी दो भागों में बट गई। ये दीवार उसी की प्रतीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहां पे पूछता है उपयुक्त चित्र में कौन सी दीवार है? बर्लिन की दीवार। अच्छा, आगे क्वेश्चन पूछता है, देख लो। आगे इसमें पूछता है कि एक क्वेश्चन तो तुम्हारा चित्र में से पूछेगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक हो गया चित्र में से, बर्लिन कहां की दीवार है? बर्लिन की दीवार कहां पे है? जर्मनी में। अब अगला क्वेश्चन, एक तो चित्र में से हो गया, बाकी अब अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961। बनना किस बात का प्रतीक था? जर्मनी का विभाजन, मतलब जर्मनी का दो भागों में बट जाना, ठीक। अब कितने सालों तक खड़ी रही? 28 सालों तक। 28 है, 28 साल तक, ठीक है। अब बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 में। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इसका गिरना किस बात का प्रतीक था? जर्मनी का एकीकरण। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, ये हो गया। अगला चित्र देखते हैं। अब अगला चित्र निकालो, पलटो, पेज पलटो लो। अब आ जाओ 4 चैप्टर पे आ जाओ। तो दोस्तों देखो, ये वाला चित्र है, पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर निकाल लो 51। ये चित्र चीन की बढ़ती हुई ताकत है ना, ये चीन विकसित कर रहा है, चीन विकास हो रहा है, चीन एक महाशक्ति रूप में बढ़ रहा है। चलो इसमें एक क्वेश्चन आता है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? इसके नीचे अगर देखोगे, ये देखो, इसके नीचे अगर देखोगे, ठीक है, इसके नीचे देखोगे क्या लिखा है? 1978 में देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ये वाला चित्र जो लाइट फाइट चमक रही है बिल्डिंगों में, ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने कब अपनाई? 1978 में। किसके नेतृत्व में? देंग शाओपिंग नेता, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? विदेशों को आमंत्रित किया गया अपने यहां, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन चीन से, जैसे चीन WTO में शामिल कब हुआ? 2001 में। इसका क्या परिणाम निकला? भाई विश्व स्तर पर व्यापारिक देशों के बीच संबंध बनने शुरू, ठीक है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अमेरिका के साथ संबंध कब बनाया? 1972 में, ठीक। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, एक के चित्र में से, बाकी चैप्टर में से, कहीं से भी रहेगा उसी चैप्टर में से, ठीक है। अगले की ओर बढ़े, नेक्स्ट देखो, आगे पलटो। हाँ दोस्तों ध्यान दो, यूरोपीय संघ का झंडा, पेज नंबर तुम्हारा 52। ये यूरोपीय संघ का झंडा, ये जो देख रहे हो, देखो यूरोपीय संघ का झंडा दिखा, निकाल लो। ये इसमें ये पूछता है कि उपयुक्त चित्र में कौन से देश का झंडा दिखाया गया है, देखो, ठीक है। ये यूरोपीय संघ का झंडा। अब इसमें से क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारों का घेरा है? तो 12। कितने? 12। अब यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का घेरा है। अगला क्वेश्चन, ये 12 सितारे किस बात का प्रतीक है? आपस में मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है, ठीक है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चित्र में से। अगला क्वेश्चन इससे हटके, अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा कि भाई यूरोपीय संघ के देशों ने आपस में कौन सी 4 चीजों को साझा किया, मतलब एक माना है? देखो, मुद्रा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और झंडा, 4 हो गया। इन 4 चीजों को साझा किया है। समझ में आ गया? बस, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट देखो, हाँ दोस्तों ध्यान दो, पेज नंबर 55 पे ये चित्र, ये जो जहाज दिखा, देखो, ठीक है। पेज नंबर 55 पे ये जो टाइटैनिक देख रहे हो,
अगर ध्यान से देखो तो इस पे स्टारों का घेरा है, सितारों का घेरा। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, ये यूरोपीय संघ से रिलेटिव है। तो उपयुक्त चित्र में ये टाइटैनिक के रूप में किसे दिखाया गया, जो डूबती हुई नजर आ रही है, ये वहां पे संविधान बनना असफल हो गया था, उसी को दिखाया गया। क्लियर है? 2003 में यूरोपीय संघ में संविधान बन रहा था जो असफल रहा, उसी को टाइटैनिक के रूप में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। एक चित्र तो मैंने बताया कार्टून में से पूछता, बाकी क्वेश्चन इसके चैप्टर में से पूछता कहीं से भी। जैसे यूरोपीय संघ को कौन सी चीजें प्रभावशाली बनाती है, कोई दो। तो देखो, यूरोपीय संघ अब एक बहुत बड़ी ताकत है, विशाल राष्ट्र बन चुका है, पहला। दूसरा, यूरोपीय संघ के एक देश, सदस्य देश फ्रांस, उसके पास क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न भी है, और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी है, जिसकी वजह से इसकी ताकत बढ़ जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? और अगला क्वेश्चन बताऊं, और इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि के तहत हुआ, मास्ट्रिच की संधि कब हुआ, 1992 में। क्लियर है? अगला बढ़े, आगे बढ़ो, पलटो, पेज पलटो फटाफट। अब देखो दोस्तों, पेज नंबर 57, यहां दो चित्र है। आसियान का झंडा देखो, दिखा ऊपर आसियान का झंडा। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, आसियान के झंडा में धान की कितनी बालियां, 10। आसियान के धान की 10 बालियां हैं, जो 10 देशों को इंगित करती है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। आगे वृत्त, अब वृत्त का पूछता है, वृत्त किस बात का प्रतीक है, तो वृत्त आपस में आसियान देशों के आपस में मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है। ठीक है, बस खत्म। अब ये तो चित्र में से हो गया, अब अलग करके पूछेगा इसमें से अलग, तो वो पूछेगा आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में। कितने सदस्य देश है, 10। आसियान के कितने स्तंभ है, 3। तो बस खत्म, घबराए मत करो। नीचे वाला देखो, पेज नंबर 57 के नीचे वाला, ये दादाजी है ना, दादाजी की तरह है ना। देखो, ये है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, भारत ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी, पूरब की ओर चलो की नीति। तो इसमें से चित्र पूछेगा आपको कि ये दादाजी कौन है, मतलब ऐसे लिखा नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा कि ये मतलब पूरब चलो की नीति भारत ने कब अपनाई और किसके नेतृत्व में, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो भारत ने पूरब चलो की नीति 1991 में अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपयुक्त चित्र में नेता का नाम पहचानिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत ने पूरब की चलो की नीति अपनाई, तो इससे क्या परिणाम निकला भाई, पूरब की ओर चलो की नीति के अपनाने से भारत का पूर्वी देशों के साथ संबंध बनना शुरू हो गया। ठीक है, कितना इजी है, घबराओ मत। आगे देखो, ये हो गया, आगे पलटो, पेज पलटो फटाफट। हाँ भाई ध्यान दो, 59, ये देखो, दिखा ड्रैगन वाला हाथ रुक रहा है। देखो इसमें कहता है कि बढ़ती हुई ड्रैगन, ये ड्रैगन और ये जो दीवार है, ये किस बात का प्रतीक है। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछता है, बढ़ती हुई दीवार ड्रैगन के रूप में किसे दिखाया गया, चीन की बढ़ती हुई ताकत के रूप को, चीन की ताकत को दिखाया जा रहा है। समझ में आ गया, चीन की बढ़ती हुई ताकत। अब यहां पे हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त चित्र में ध्यान से देखो तो एक ऐसे दिखाया हुआ एक व्यक्ति है ना, देखो है एक नेता है, मतलब वो अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है ठहर जा भाई, इतनी भी जल्दी क्या है। देखो अमेरिका ना विश्व में एक अपनी महाशक्ति जमा के रखना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि बस मैं यहां पे वहीं रहूं और कोई नहीं, और कोई अगर निकलने की कोशिश करता है ना तो उसको रोक देता है, चाहे वो बल के थ्रू रोके, चाहे किसी के भी थ्रू। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पूछूं, एक चित्र में से हो गया कि बढ़ती हुई ताकत, चीन दीवार किसे दिखाएगा, दीर्घ दीवार के रूप में, तो चीन। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, 1978 में। चीन WTO में शामिल कब हुआ, 2001 में। समझ में आ गया। चीन ने 4 चीजों का आधुनिकीकरण कब किया, किसके नेतृत्व में, 1973 में, चौन लाई के नेतृत्व में। हो जाएगा। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, 1982 में। समझ में आ गया। नेक्स्ट पलटो फिर। हाँ भाई ध्यान दो, पेज नंबर 60 पे, 60 पे ध्यान देना दोस्तों। ये जो 60 पे है ना, पेज नंबर 60, ये माओ है। कौन है, माओ। माओ चाइना का नेता, जो 1949 में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, माओ के नेतृत्व में
चीन में समाजवादी क्रांति कब आई? 1949 में। ध्यान से देखो, है ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो, ये माओ की लाल किताब और माओ की लाल टाई किस बात का प्रतीक है? कि चीन ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाई है। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये साइकिल बहुत बार आया हुआ, ध्यान देना, साइकिल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ चीन मतलब चाइना, ये दराती और हथौड़ी, ये किस बात का, किस विचारधारा का समर्थन है? समाजवादी। समाजवादी कहां से? सोवियत संघ से। दूसरा पीछे डॉलर यानी अमेरिका यानी पूंजीवादी। इसमें से पूछता है कि चीन की ये जो चीन है, ये साइकिल के रूप में दो विचारधाराओं को दिखाया गया, मतलब चीन ने दो विचारधारा अपनाई है, पूंजीवादी समाजवादी। सबसे ज्यादा उसने कौन सी अपनाई है? पूंजीवादी। क्लियर है? अब ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कि चीन में समाजवादी क्रांति कब आई? 1949 में। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, बढ़ते रहो फिर आगे। आगे पलटो, पेज पलटो, पेज पलटो फटाफट। हाँ भाई देखना, पेज नंबर 69, 69 दिखा। ये देखो, जोड़ घटाव जो कर रहा है, ये कहता है एक तरफ डॉक्टर है एक तरफ पुलिस है, मतलब एक और एक को माइनस करें तो 0, 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 प्लस 1 बराबर 2। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे जो सेना है ना, वो सेना क्या कहती है? सारी सत्ता उसके हाथ में। वो कहती है भाई यहाँ पे हम जो बोलेंगे वही होगा। हम बोलेंगे आटे को गधा, सॉरी गधे को घोड़ा बोलेंगे तो घोड़ा होगा, और घोड़े को गधा बोलेंगे तो गधा होगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरीके से दबाव बनाता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस चित्र में से तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से अलग पूछ सकता है कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना बन पाने के कारण बताइए। तो कारण क्या है? सेना का दबदबा, दूसरा भूस्वामियों का दबदबा, तीसरा अमेरिका और चाइना द्वारा समर्थन ना मिलना, क्योंकि ये फायदा होता है इससे। अगर लोकतंत्र आ गए ना पाकिस्तान में तो अमेरिका और चाइना को उतना फायदा नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो। हाँ भाई, पेज नंबर 73 पे ध्यान देना, देखो दिखा, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, यहां पे ये जो बीच में है वो श्रीलंका है, और एक तरफ शेर है और दूसरे टाइगर है जो निशान है। यहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 5वें चैप्टर का, जो क्वेश्चन है श्रीलंका का जातीय संघर्ष, पढ़ा है ना। श्रीलंका में 2 जाति को लेकर संघर्ष है, एक सिंगली एक तमिल। सिंगलियों की संख्या वहां पे अधिक है, तमिलों की संख्या वहां पे कम है, इस वजह से सिंगली तमिल पर दबाव बनाते हैं। तो यही बैलेंस को दिखाया गया है कि सिंगली तमिल को बैलेंस करके चले। समझ में आ गया दोस्तों? क्वेश्चन इसमें से पूछेगा उपयुक्त चित्र किस देश से संबंधित है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष से। श्रीलंका में कौन कौन सी जाति है? सिंगली और तमिल। प्रभाव किसका? सिंगलियों का। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कि भाई लिट्टे नामक संगठन कब और किसने बनाया? तमिलों ने बनाया विरोध करने के लिए 1983 में। लिट्टे का फुल फॉर्म उग्र तमिल संगठन। क्लियर है? आगे बढ़े, ज्यादा घबराओ मत करो, बहुत इजी है। अब देखो पेज नंबर 74 दिखा, ठीक है। देखो भारत पाक रिश्ता, भारत पाक रिश्ता जो है ये देख रहे हो आप। भारत पाक के रिश्ते में देखो, एक तरफ तो दोस्ती है, एक तरफ खटास है, मतलब दुश्मनी है, ठीक है। तो इसमें से पूछ सकता है आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव संबंध। तो पॉजिटिव क्या भाई, व्यापार चल रहा है, और क्या आपस के मामले में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अच्छा, नेगेटिव में क्या है कि भाई नेगेटिव में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर हड़पता रहता है, मतलब गोलीबारी करता रहता है सीमा पर से। दूसरा, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन बताता है, ठीक है। हो जाएगा? समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो भाई। सार्क, पेज नंबर 77 देखो दोस्तों, सबसे नीचे देखो, ठीक है, ठीक गया। देखो पेज नंबर 77, ये कहता है कि भाई इसमें लिखा है सार्क, ठीक है। आमने सामने अगर देखोगे तो पाक और इंडिया लिखा हुआ है, मतलब जो ये है सार्क, सार्क बोलो, दक्षिण बोलो, दक्षिण एशिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो पाक
आज ये दो है ना सार्क में जो बड़े देश भूमिका निभाते कौन कौन है, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों मेन है। अब ये तो हो गया कि भाई उपयुक्त चित्र में किस संगठन की बात हो रही है, सार्क की, दक्षेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछेगा कि भाई सार्क में भारत पर क्या आरोप लगाता है, सार्क पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर आरोप लगाया जाता है कि भारत अपने बड़ा होने का रुतबा जताता है, हम पे प्रभाव जमाता है। समझ में आ गया? ये शिकायतें हमेशा रहती है सार्क के देशों में भारत को लेकर के, भारत बड़ा होने का फायदा उठाता है। ठीक है, हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब सार्क दक्षेश का फुल फॉर्म ये तो हो ही जाएगा, फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, पेज नंबर देखो, पेज नंबर आ जाओ 81 छठा चैप्टर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, देखो दिख रहा है? ठीक है, यूएनओ ये झंडा, तो क्या है ये? इसमें ये पूछता है कि ये जो गोला है इसमें क्या बना हुआ है, वर्ल्ड का मैप, यूएनओ। आस पड़ोस में कौन सी पत्तियां हैं? उपयुक्त चित्र कि उपयुक्त झंडा या उपयुक्त चित्र किससे संबंधित है? यूएनओ से। ठीक है, तो यूएनओ और चारों तरफ से किसकी पत्तियां घेरी हुई है? जैतून की पत्तियां आई हुई है, बहुत बार आता है, जैतून की पत्तियां घेरा रखी है, जो आपस किस बात का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। अच्छा, अब यूएनओ से जुड़ा हुआ तो यूएनओ से कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, इससे पहले नेगोशिएशन था। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे यूएनओ की हमें जरूरत क्यों है? 2 कारण बताइए। तो यूएनओ की जरूरत क्यों भाई? विश्व में शांति लाना, देशों का विकास करना। समझ में आ गया? और शिकायत मिलने पर देशों को दंड देना। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान देना दोस्तों, ये वाला चित्र ये बहुत कम आया हुआ है, पेज नंबर 82 फिर भी बता देते हैं। पेज नंबर 82 पे जो ये चित्र देख रहे हो, देखा? देखो, इस पे बता रहा कि 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, उसी हमले को दिखाया जा रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे तबाही, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था तो इसकी तबाही को दिखाया जा रहा है। ज्यादा कुछ मत देखो, और बस खत्म। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर में से जुड़ा हुआ कुछ भी, जैसे सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ का फुल फॉर्म, हो जाएगा। आगे बढ़े। इतना नहीं आता तो इतना मत ध्यान दो, आगे नंबर 88 ये चित्र जो देख रहे हो, ठीक है, 60 साल, जैसा कि चित्र देखने से पता चल रहा है यूएनओ का झंडा है, मतलब इसकी एनिवर्सरी 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा चित्र में से। अगला क्वेश्चन पूछूं, यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, कहां से संबंधित है? पुर्तगाल से संबंधित है। हो जाएगा, आगे बढ़े। अब देखो आगे, पेज नंबर 95 देखो फटाफट। ये एक तरफ ग्लव्स पहन रखा है, एक तरफ यूएनओ का झंडा मिला, दिखा, देख लो फटाफट। आगे देखो, इसमें कहता है उपयुक्त चित्र में किसको दिखाया गया? अमेरिका को दिखाया गया है। एक हाथ में यूएनओ का चित्र झंडा है और दूसरे साइड वॉर का ग्लव्स है। तो ये कहता है अमेरिका कि ये किस बात का प्रतीक है? एक साइड में ये ले रखा है, दूसरे साइड में ये थे। यहां पे हम ये बताएंगे कि भाई जो यूएनओ ले रखा है ना, ये कहना चाहता है कि अगर बात से नहीं मानोगे तो हथियार से, मतलब लड़ाई से समझाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें। क्या कह रहा है? अगर दाएं हाथ से नहीं मानोगे तो बाएं हाथ से समझाएंगे, मतलब बातचीत से नहीं मानोगे तो फिर चाकू देके मानोगे। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता इसका। अगला क्वेश्चन इसका ये है कि यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव है, कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण क्या हो जाएगा? सोवियत संघ बिखर गया, मतलब इसको रोक लगाने वाला कोई नहीं, एक महाशक्ति रह गई। दूसरा, यूएनओ अमेरिका के भू क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा नागरिक अमेरिका के काम करते हैं। बस इजी लेके चलो, आगे बढ़ो। अच्छा, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, ये कबूतर उड़ाओ, देखो फटाफट, दिखा, देखो पेज नंबर 100 पे ये जो देख रहे हो शांति सेना, एक सैनिक बैठा हुआ कबूतर को उड़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भाई कबूतर किस बात का प्रतीक है? शांति का। शांति का संदेश पहुंचाती है ना। कौन सी शांति? वो शांति नहीं, दूसरी शांति। तो ये कबूतर किस बात का प्रतीक है? शांति। समझ में आ गया? एक उपयुक्त चित्र में से क्वेश्चन हो जाएगा।
अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 7वें चैप्टर में से, जैसे सुरक्षा सबसे क्या अभिप्राय है, या सुरक्षा का अर्थ बताइए। तो सुरक्षा का मतलब है हर प्रकार के खतरों से आजादी होना सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं, मतलब कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा, या परंपरागत बोल दो, गैर परंपरागत बोल दो। क्लियर हो जाएगा। तो पेज नंबर 102 सिगार फूक रहे। 102 पे परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी वाले जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है उनको दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो बोने के रूप में दिखाया गया है, ये जो गद्दी पे बैठा हुआ तो दादा है, दादा वो वाला दादा नहीं, दादा मतलब भाई वाला दादा। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान, यही है, यही है। 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, ये 5 है। समझ में आ गया। तो ये 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश ये क्या करते हैं भाई, ऐसा है परमाणु शक्ति संपन्न देश, अब हर कोई देश ना हो, हमारा प्रभाव जमा रहे, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, परमाणु का अप्रसार ज्यादा ना हो, इसलिए इन लोगों ने एनपीटी निकाली थी। एनपीटी ज्ञान है, परमाणु अप्रसार संधि, हस्ताक्षर करवा रहे थे देशों से। तो इसमें ज्यादातर देश मना कर रहे थे, नहीं हम नहीं करेंगे, जिसमें एक भारत भी था, हस्ताक्षर नहीं किया था। फिर 1974 में उसने परमाणु शक्ति परीक्षण किया जो सफल रहा, और दूसरा 1998 में किया जो सफल रहा। क्लियर। तो ये हो गया परमाणु शक्ति संपन्न देशों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे। हाँ भाई, पेज नंबर देखना 106 पे ध्यान दो, पेज नंबर 106 दिखा, देख लो फटाफट। 106। अब देखो इसमें एक साइड ये पब्लिक खड़ी है, अमेरिका का है, उपयुक्त चित्र अमेरिका के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, अमेरिका के बारे में, और दूसरी तरफ इसकी सेना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है, यहां की जनता कह रही है कि शांति, अहिंसा, विधेयक पारित करो और ज्यादा खर्चा शांति में करो, ये वहां के नागरिक कह रहे हैं। जबकि इनकी सैनिक देखो युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। 300 अरब डॉलर का इराक युद्ध में खर्चा हुआ, और 425 अरब डॉलर रक्षा विभाग में जाता है, 40 अरब डॉलर आंतरिक सुरक्षा में, अफगान युद्ध में 100 अरब डॉलर लग गए। तो यहां पर कह रहा है कि उपयुक्त चित्र किससे संबंधित है, अमेरिका से। उपयुक्त चित्र में किस बात पर विवाद चल रहा है, तो यहाँ की नागरिक कह रही है कि शांति पे ज्यादा खर्च करो, ना कि युद्ध में। अमेरिका क्या करता है, सबसे ज्यादा खर्चा युद्ध में करता है, अपने सैनिकों को बढ़ावा देने में करता है, नए नए हथियार बनाने में करता है, शांति में ज्यादा खर्चा नहीं करता है। इस वजह से वहां की जनता विरोध कर रही है। ठीक है, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटिव, जैसे चैप्टर कौन सा है, सुरक्षा, तो सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, या सुरक्षा कितने प्रकार की है, समझ में आ गया। हो जाएगा, आगे बढ़े, आगे पलटो, पेज पलटो भाई, पेज पलटो। पेज नंबर 111 पे देखो भाई, आया हुआ नहीं है, कभी कभार हो सकता है जो ना आए वही आ जाता है, इसलिए बता देता हूं। पेज नंबर 111 देखो, दिख रहा है, देखो फटाफट। इसमें बताया जा रहा है, देखो ये जो भाग रहा है ये आतंकवाद है, और पीछे प्राकृतिक आपदा है। तो विश्व के सामने कौन कौन से नए खतरे हैं, आतंकवाद, जिसका एक देश हल नहीं कर सकता, सभी देशों को मिलकर हल करना पड़ेगा उन खतरे। वो खतरे कौन कौन से, आतंकवाद है, प्राकृतिक आपदा है, ग्लोबल वार्मिंग है, समझ में आ गया। तो यही सब है विश्व के सामने नए खतरे, जो सभी देश अगर मिलकर हल करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, यही है। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, वैश्विक ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है कि धरती का टेम्परेचर सामान्य से अधिक बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके परिणाम क्या हो रहा है, दुष्परिणाम, भाई बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे बाढ़ आ रही है। आगे बढ़े, आगे देखो, पलटो पलटो फटाफट पलटो। वॉर, ये आता है भाई 116 पेज नंबर, देखो दिखा 116, ये सुअर है, पिगी पिगी देखो, और ये जो इसके बच्चे हैं, टेररिज्म लिखा हुआ आतंकवाद, और सुअर पे लिखा हुआ वॉर। ठीक है, तो ये वॉर जो है मतलब आतंकवाद को जन्म कौन देता है, वॉर, युद्ध। ठीक है, आतंकवाद का सबसे समर्थन कौन ज्यादा करता था, पाकिस्तान, और उसका समर्थन कौन करता था, अमेरिका। समझ में आ गया। अच्छा, आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आतंकवाद का मतलब है राजनीतिक तरीके से जानबूझकर किया गया खून खराबा, जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, बस खत्म। अगला क्वेश्चन इससे चैप्टर से कुछ भी, कि भाई आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। तो आतंकवाद से सभी देशों का सहयोग हो, और आतंकवाद की सूचना मिलने पर एक देश को दूसरे देश में क्या करे, दे
दूसरे देशों तक पहुंचाए ताकि आतंकवाद का सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, आगे आगे पलटो फटाफट। अब ये चित्र देखना, 8वें का ये चित्र नाव वाला देखो दीदी, देखो पेज नंबर है 118, दिख गया? देखो ये अराल का कुछ यहाँ पे एक जहाज में उद्योग है, क्योंकि तो चित्र में एक शिप है लकड़ी की बनी हुई बड़ी जहाज, जिसे जहाज रानी उद्योग बोलते हैं। और यहाँ ये जो क्षेत्र है अराल नाम का क्षेत्र है। यहाँ पे हुआ क्या, अगर इसमें पढ़ोगे तो कह रहा पानी में नमक की सांद्रता बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई, जिससे यहाँ पे मछुआरों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और मत्स्य उद्योग उनके नष्ट हो गए। मत्स्य उद्योग मतलब मछली पालन खत्म हो गया, एक तरह से पानी जहरीला हो गया था। समझ में आ गया? हो जाएगा, आगे बढ़े। हाँ भाई 119 ये चित्र आता है, देखो ध्यान से देखो, दिखा 119 लाइटर वाला, बीड़ी जलाने के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ ध्यान दो, 119 यहाँ पे हाथ दिखाया जा रहा है और लाइटर दिखाया जा रहा है। और लाइटर में अगर देखोगे तो वर्ल्ड का मैप है। तो उपयुक्त चित्र में किसको दिखाया जा रहा है कि हम अपने हाथों से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वैश्विक ताप को बढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से अपनी पृथ्वी का सर्वनाश कर रहे हैं। क्लियर है? बस यही है। अब क्वेश्चन इससे संबंधित अगला क्वेश्चन कि वैश्विक ताप वृद्धि से क्या दिख रहा है? तो वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब है धरती का तापमान बढ़ना, और इसका क्या परिणाम है? बर्फ पिघल रहे तो बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है तो जनधन की हानि हो रही है। खत्म, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचो, घबराओ मत, सुनते जाओ, अपनी भाषा में लिखते जाओ। अच्छा अब ये चित्र देखना, ये भी आता है 120, दिखा? देखो जल्दी, दिख गया? देखो 120, इसमें गरीब और अमीर देशों के बीच अगर इसमें देखोगे लिखा है क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अंतर है? हाँ भाई बिल्कुल अंतर है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी पढ़ा है ना, वही कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों ने ज्यादा भूमिका निभाई है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विकसित मतलब विकासशील देशों ने कम भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण कम किया था, मतलब लेट किया था। इस वजह से उनको छूट दी जाए और विकसित देशों पर प्रतिबंध लगाया जाए। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े, आगे देखो, अगला पेज नंबर देखो 122, ये एक बार आया था। ठीक है, 1970 के दशक में अफ्रीका के सबसे अफ्रीका है, उपयुक्त चित्र किससे संबंधित है? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक प्राकृतिक आपदा आई थी। कौन सी विपदा आई थी? वो था उपजाऊ जमीन का बंजर होना। समझ में आ गया? देखो नीचे लिखा है उपजाऊ जमीन यहाँ पे बंजर हो गई थी, जिससे एक तरह से अकाल पड़ गया था, सूखा। समझ में आ गया? कृषि की पैदावार में गिरावट आ गई, लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मरने के लिए विवश हो गए थे। क्लियर है दोस्तों? हो जाएगा। अगला चैप्टर, अच्छा बाढ़ सूखा कहता है अगला क्वेश्चन इसमें से ये पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। तो प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदा जिस पर मनुष्य कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, काबू नहीं पा सकता, बाय नेचर द्वारा आती है और नेचर ही इसको नियंत्रित करती है। ठीक है, जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप। ठीक है दोस्तों, आगे चले। आगे इसमें पूछ सकता है, देखो अगला अगला निकालो, अगला नंबर 127 देखो, ये चित्र खंबे में देखो पानी दे रहा है और इसमें कह रहा है क्या पर्यावरण के विधों से सहमत हैं आप? जिस तरह से चित्र दिखाया गया, देखो क्या कर रहा है। हम जनरली दोस्तों पता क्या करते हैं, 2 पेड़ काटते हैं, 1 पेड़ लगाते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 2 पेड़ लगाना चाहिए, 1 पेड़ काटना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 पेड़ काटते हैं, 1 पेड़ लगाते हैं। उल्टा, हमें 1 पेड़ काटना चाहिए, 2 पेड़ लगाना चाहिए सभी को, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण पर निर्भर है हमारी सांसें। समझ में आ गया? एक दूसरे के पूरक है नेचर और हम, क्योंकि वो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से खाना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना बनाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। पेज नंबर 129 देखो जल्दी, मिला? पेज नंबर 129 देखो क्या लिखा है। इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति को सैनिक ने घेर लिया, कह रहा हमने तुम्हारे देश को मटिया मट कर दिया, मतलब मिट्टी में मिला दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो, हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। ओ भाई, तो यहाँ पे ये कह रहा है मतलब बड़ी महाशक्ति छोटे देशों पर अपना डेरा जमाती है, प्रभाव जमाती है।
क्योंकि संसाधन को लेकर आज लड़ाई चल रही है, जिसमें जहां पे अधिक संसाधन है, संसाधन क्या, तेल, खनिज, पेट्रोलियम, जल, समझ में आ गया। तो जहां जहां ये चीजें अधिक मात्रा में बढ़ी सकती है वहां पर अपना नजर गड़ाए रखती है। जैसे सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, दूसरा नंबर पर इराक, तो इन पर आपको क्या लगता है, बड़े देशों की नजर नहीं होगी? होगी। पकड़ नहीं होगी? होगी। समझ में आ गया। तो उनका प्राकृतिक संसाधन लूटते हैं। क्लियर है? हो जाएगा, आगे बढ़े। अच्छा, ये चित्र देखना एक बार, पेज नंबर 131 पे देखो, देखो देखो, जल्दी देखो, पेज नंबर 131। ये देखो, ये बोतल, ये दारू की बोतल नहीं है, पानी की बोतल है। और पानी का अगर ध्यान दोगे तो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पानी की बोतल में कम इसीलिए दिखाया है क्योंकि हमारे पास जल की कमी पड़ रही है। ठीक है, और अगर ऐसे ही जल का उपयोग चलता रहा तो आने वाले समय में हम जल के बिना मर जाएंगे, स्वर्ग में दाखिला हो जाएगा। ठीक है, आने वाली वैज्ञानिकों ने यह भी घोषणा किया 2040 से 50 के दशकों में अगर ऐसा ही पानी का इस्तेमाल होता रहा तो पानी के बिना इंसान मर जाएंगे। और अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका, थर्ड वर्ल्ड वॉर किसको लेकर होगा? मीठे जल को लेकर। अब कहोगे भैया पानी तो इतना है कि पूरा संसार डूब जाएगा। बिल्कुल, 70% है पानी, पानी 70-71%। हमारे पास 29% जमीन है, लैंड है। ठीक है, तो देखो 29 मतलब डबल है, एक तरह डबल से ज्यादा है थोड़ा। 70% पानी और 30% भूमि, तो भूमि तो पूरी डूब जाएगी, पानी में उड़ोगे फिर, इतना पानी है। लेकिन मीठा पानी कम है। समझ में आया? यहाँ मीठे पानी की बात हो रही है। क्लियर? आगे देखो, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है भैया पानी को बचाने के लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कम से कम उपयोग करें, एक पानी का 2 बार पुनर्भरण करें, बहते पानी को रोकें, वर्षा जल संग्रहण करें। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ो आगे। अच्छा, ये चित्र देखना दोस्तों, पेज नंबर 132। ये दिखा, ये देखो फटाफट, देखो देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखा, छोटा सा है, देखो 132। ये एक चम्मच के रूप में पर्यावरण को खिलाया जा रहा है मानव को। मतलब अगर उसके नीचे लिखोगे, देखोगे तो लिखा हुआ है कि मानव जो है वो प्रकृति खोर हो गया। प्रकृति खोर मतलब लालच, लालची, इतना लालची हो गया है कि पर्यावरण को पूरा लपेटता जा रहा है अपनी इच्छाओं जरूरतों को पूरा करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, मानव इतना लालची हो गया है कि पर्यावरण को पूरा खत्म करता जा रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मानव को यह समझ नहीं आ रहा कि पर्यावरण से ही हम हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, आगे देखो, देखो देखो देखो। चलो दोस्तों, बस ये कंप्लीट हुआ।